हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस पढ़ चुका है। हम बात करते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस मतलब वंशागति का गुणसूत्री सिद्धांत। ध्यान देना, वंशागति का गुणसूत्री सिद्धांत, जैसा कि नाम है वही चीज लिखा हुआ है। अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा, जैसे कि मेंडलिज्म की बात करता हूं, अकॉर्डिंग टू मेंडल किसी भी कैरेक्टर के लिए फैक्टर्स जिम्मेदार होते हैं, एलील्स जिम्मेदार होते हैं, ठीक है ना। हम लोगों ने मेंडलिज्म बहुत सारे नियम पढ़े। कौन कौन से नियम पढ़े? फैक्टर्स जोड़े में पाए जाते हैं, ठीक है। फैक्टर्स जोड़े में पाए जाते हैं, उनमें से कोई डोमिनेंट होता है या रिसेसिव होता है, ठीक। उसके बाद जो फैक्टर्स पेरेंट में जोड़े में पाए जाते थे वो फैक्टर्स अलग अलग हो जाते हैं गैमीट्स में। गैमीट्स में वो फैक्टर्स अलग अलग हो गए, युग्मक हैप्लॉइड हो गए, ठीक है। युग्मकों में सिर्फ एक ही फैक्टर आया, जिसको हम कहते थे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम, या फिर युग्मकों की शुद्धता का नियम। दो युग्मक एक साथ मिलकर जाइगोट बनाए। जाइगोट में युग्मकों के कॉम्बिनेशन के आधार पर अलग अलग तरह के जाइगोट या F2 जनरेशन में अलग अलग फिनोटाइप आया। ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं। मैं इसी चीज को समराइज करने जा रहा हूं। हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा कि फैक्टर्स जोड़े में पाए जाते हैं। फैक्टर्स हैं वो पेयर्ड होते हैं, यही पढ़ा है, ठीक है ना। फैक्टर्स जोड़े में पाए जाते हैं, इनमें से कोई डोमिनेंट हो सकता है। फैक्टर्स कैसे हो सकते हैं? डोमिनेंट या फिर रिसेसिव हो सकते हैं। पहली बात, फैक्टर्स जोड़े में पाए जाते हैं, फैक्टर्स ही एलील्स हैं। एलील्स जोड़े में पाए जाते हैं। हो सकता है दोनों डोमिनेंट हो, एक डोमिनेंट हो, क्लियर है, जोड़े में पाए जाते हैं। ये मान लो पेरेंट है, ठीक है ना, पूर्वज है। ये गैमीट्स बनाते हैं, दे फॉर्म गैमीट्स। गैमीट्स को फैक्टर का जोड़े का सिर्फ एक ही फैक्टर, जोड़े का सिर्फ एक ही एलील प्राप्त होता है। तीसरा पॉइंट लिख लेते हैं, फैक्टर्स हैं वो सेग्रीगेट हो जाते हैं या पृथक्करण हो जाता है। फैक्टर्स का पृथक्करण हो जाता है, जिसके कारण गैमीट्स को केवल सिर्फ एक ही फैक्टर प्राप्त होता है। गैमीट्स को सिर्फ जोड़े का एक ही फैक्टर या एक ही एलील प्राप्त होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि गैमीट्स प्योर होते हैं, गैमीट्स शुद्ध होते हैं, क्योंकि इनके पास दो फैक्टर्स नहीं है, अलग अलग टाइप के फैक्टर्स नहीं है। इनमें जो फैक्टर्स जिम्मेदार हैं कैरेक्टर के लिए, उनका मिक्सअप नहीं हुआ। इनको फैक्टर के जोड़े में से सिर्फ एक ही फैक्टर प्राप्त हुआ है, इसीलिए गैमीट्स किसी भी लक्षण के लिए प्योर होते हैं, चाहे वो डोमिनेंट हो या तो फिर वो रिसेसिव हो। क्लियर है? अब देखना आगे, जब F2 जनरेशन प्राप्त होता है, मेंडल साहब ने या फिर जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसको F2 जनरेशन प्राप्त हो रहा है। सॉरी, अभी तो F1 जनरेशन ही बाकी है ना। F1 जनरेशन, या तो फिर बोल सकते हो जो ऑफ स्प्रिंग प्राप्त हो रहे हैं, F1 के ऑफ स्प्रिंग्स प्राप्त हो रहे हैं, उसमें
दोनों फैक्टर्स एक साथ मिल जाते हैं, दोनों फैक्टर एक साथ आ गए, ठीक है ना। इसके बाद ये फिर से गैमीट्स बनाते हैं, फिर से गैमीट्स बनाते हैं, बहुत सारे गैमीट्स बनते हैं। गैमीट्स को जोड़े का सिर्फ एक ही फैक्टर प्राप्त होता है, ये चीज़ आप लोग को पता है। जब ये फ्यूज होंगे जाइगोट बनेगा, जाइगोट या फिर नया जीव बनेगा, नया ऑफस्प्रिंग, नए संतान आएंगे, नए ऑफस्प्रिंग्स आएंगे, F2 जनरेशन कहलाएगा। F2 जनरेशन में ये गैमीट्स अलग अलग तरह के गैमीट्स बने हैं। तो F2 जनरेशन में बहुत सारे प्रकार के ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं, अलग अलग प्रकार के संतान बनते हैं, बहुत सारी विविधताएं पाई जाती हैं। देखो एक्चुअली हो क्या रहा है कि फैक्टर्स पेरेंट में जोड़े में पाए जाते हैं, युग्मक बनाते समय वो फैक्टर्स अलग अलग हो जाते हैं, युग्मकों में पहुंच गए, युग्मक वापस कंबाइन होकर नई संतानें बनाती हैं, ठीक है ना। अभी तक जो हमने पढ़ा, फैक्टर्स एलील्स अलग हुए जुड़े, फिर अलग हुए जुड़े, यही पढ़ रहे हैं अपन। देखो ये जो स्टडी किया गया था, फैक्टर्स एलील्स, ये जो कॉन्सेप्ट हैं, इसे बताया था मेंडल ने बताया था। ऐसा ही एक्सपेरिमेंट किया था कार्ल कोरेंस ने, ह्यूगो डी व्रीज ने एंड एरिक वॉन सेरमाक ने। एरिक वॉन सेरमाक, ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया। उसके बाद मेंडलिज्म को प्रतिपादित किया, न्यू मेंडलिज्म दिया 1900 में। क्लियर है। मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था 1863 तक एक्सपेरिमेंट किया था मेंडल ने। लेकिन जैसा मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया वैसा ही एक्सपेरिमेंट ये तीनों साइंटिस्ट किए और मेंडल के कॉन्सेप्ट्स को दिए। क्लियर है इतना। देखो 1900 तक सिर्फ यही बात चलते रही कि फैक्टर्स जोड़े में पाए जाते हैं, गैमिट्स में अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं, वापस फिर से जाइगोट में एक हो जाते हैं, मिल जाते हैं। और जाइगोट्स जैसे गैमिट्स होते हैं उसी के आधार पे जाइगोट्स के बहुत सारे प्रकार, ऑफस्प्रिंग्स में बहुत सारे डिफरेंशिएशन, बहुत सारी विविधताएं आती हैं, डाइवर्सिटीज आती हैं। ओके, अभी तक ये बात चल रहा था, कब तक? 1900 तक। आविष्कार हुआ माइक्रोस्कोप का, बहुत सारे सेल्स के स्ट्रक्चर्स दिखने लगे माइक्रोस्कोप से। 1902 के आसपास की बात है, 1902 के आसपास की। इस समय सेल डिवीजन का स्टडी किया जा चुका था। सेल डिवीजन का स्टडी 1902 के आसपास तक किया गया था, ठीक है ना। अब सेल डिवीजन का जब स्टडी किया गया तब पता चला साइंटिस्ट को कि एक्चुअली सेल के अंदर जो फैक्टर हुआ करते हैं वैसी सेल के अंदर क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र होते हैं। जब स्टडी किया, माइक्रोस्कोप से देखा गया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया, तब पता चला कि सेल के अंदर क्रोमोसोम होते हैं। सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर गुणसूत्र उपस्थित होते हैं, क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं। गुणसूत्रों की खास बात यह है कि ये जोड़े में पाए जाते हैं, ठीक है ना, ये पेयर में पाए जाते हैं। दूसरी बात, जोड़े में पाए जाते हैं। सेल डिवीजन के टाइम पर मियोसिस में, मियोसिस को बोल सकते हो गैमिट फॉर्मेशन, युग्मकों का निर्माण। युग्मक हैप्लॉइड होते हैं, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन द्वारा बनते हैं। ये देखा गया
कि मियोसिस के समय पर ये गुणसूत्र जो होते हैं, क्रोमोसोम जो हैं, ये गुणसूत्र का बंटवारा हो जाता है, गुणसूत्रों का बंटवारा हो जाता है। बंटवारा का मतलब मियोसिस से जो गैमीट्स बने हैं, जो गैमीट्स बने हैं पेरेंट में जोड़े में पाए जाते थे क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम जो जोड़े में पाए जाते थे पेरेंट्स में, गैमीट्स में उनमें से सिर्फ एक ही प्राप्त होता है। ठीक है ना। मियोसिस का स्टडी किया तो ये पता चला कि जो गुणसूत्र जोड़े में पाए जाते थे पेरेंट में, अब वो जोड़े में से एक एक गुणसूत्र गैमीट्स को प्राप्त होता है। क्लियर है। गैमीट्स को एक एक गुणसूत्र प्राप्त हुआ मतलब गैमीट्स हैप्लॉइड हो गए। गैमीट्स में जब फ्यूजन होता है तो बनता है जाइगोट, जाइगोट बनता है। जाइगोट में ये दोनों क्रोमोसोम एक साथ आके फिर से जोड़े बन गए। ये जाइगोट नया ऑफस्प्रिंग बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, नया ऑफस्प्रिंग बनेगा, उसके बाद फिर से गैमीट बनाएगा, फिर से गैमीट हैप्लॉइड हो गया। तो इतना हिस्ट्री मैं अभी आपको बताया। आपको नहीं लगता कि फैक्टर्स, एलील्स और क्रोमोसोम्स में कुछ समानता है? फैक्टर्स भी जोड़े में पाए जाते हैं भाई। स्टडी करने के बाद पता चला कि सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम जोड़े में पाए जाते हैं। फैक्टर्स हैं वो जो जोड़े के फैक्टर हैं वो अलग अलग सेग्रीगेट हो जाते हैं, पृथक्कृत हो जाते हैं और गैमीट्स में पहुंचते हैं। स्टडी करने से पता चला अरे एक्चुअल में क्रोमोसोम जोड़े में थे, वो क्रोमोसोम गैमीट्स में चले गए, आधा आधा विभाजित हो गए। मतलब एक क्रोमोसोम एक गैमीट में तो दूसरा क्रोमोसोम दूसरे गैमीट में चला गया। क्लियर है। ठीक है। और भी बहुत सारे स्टडी हुए। गैमीट्स का जब फ्यूजन हुआ, जाइगोट बना, एम्ब्रियो बना, नया प्रोजेनी बना, तो उसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशंस आए क्रोमोसोम के कारण। क्रोमोसोम के कारण बहुत सारे वेरिएशंस आए, विविधताएं आई, बहुत सारे कॉम्बिनेशन बने। वैसे ही कॉम्बिनेशन बने जैसे मेंडल स्टडी करते थे। तो आपको नहीं लगता क्या कि एक्चुअली जो मेंडल फैक्टर बोला करता था, एलील्स बोला करता था, मेंडल को पता नहीं था कि फैक्टर क्या होता है, कहाँ होता है। स्टडी करने के बाद ऐसा लगा कि जो फैक्टर नाम मेंडल लिया करता था, जो एलील्स होते हैं, एक्चुअली वो एलील इसी क्रोमोसोम पर होते हैं। अब क्रोमोसोम का फिजिकल प्रूफ मिल चुका है। 1902 की बात बता रहा हूं मैं। जो फैक्टर थे उसका फिजिकल प्रूफ मिल चुका है क्रोमोसोम के रूप में। ठीक है ना। ये सब स्टडी किया, ऐसा देखा सटन एंड बॉवेरी ने। ठीक है ना। सटन और बॉवेरी ने ऐसा देखा। वाल्टर सटन एंड थियोडोर बॉवेरी, दो साइंटिस्ट थे, सटन एंड बॉवेरी। इन्होंने माइक्रोस्कोपिक स्टडी किया तो इनको क्रोमोसोम्स दिखे। क्रोमोसोम का मतलब होता है, क्रोमो का मतलब कलर, सोम का मतलब बॉडी। क्रोमोसोम ऐसी सेल में दिखाई नहीं देते, उनको कलर करना पड़ता है, डाई करना पड़ता है। तो इन्होंने देखा कि अरे कोई पेरेंट है, उसमें क्रोमोसोम जोड़े में है, गैमिट्स में इनका सिर्फ एक एक ही प्राप्त हुआ गैमिट्स को, गैमिट्स हैप्लॉइड हो गए। गैमिट्स में फ्यूजन जब हुआ तो जाइगोट बने और जाइगोट में कॉम्बिनेशन के आधार पर नए नए लक्षण आ रहे हैं। तो इनको लगा कि कहीं ना कहीं जो फैक्टर या एलील है वो क्रोमोसोम पर ही उपस्थित है। और ये बात सच है कि जो फैक्टर्स हैं या एलील्स हैं वो इसी क्रोमोसोम पर उपस्थित होते हैं। फैक्टर्स या एलील इन्हीं क्रोमोसोम पर उपस्थित होते हैं, जोड़े में पाए जाते हैं, वो सेग्रीगेट होते हैं, पृथक्कृत होते हैं। और F1 जनरेशन, F2 जनरेशन क्रोमोसोम्स, देखो ये होमोलोगस क्रोमोसोम नंबर 1, ये नंबर 2, नंबर 3, ऐसे बहुत सारे क्रोमोसोम्स के जोड़े पाए जाते हैं जो F2 जनरेशन में जाते हैं और अलग अलग कॉम्बिनेशन में अलग अलग कैरेक्टर को शो करते हैं। ठीक है ना। 1902 से पहले पता नहीं था कि क्रोमोसोम पर ही जीन या एलील्स या फैक्टर्स पाए जाते हैं। 1902 में इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि भाई जो फैक्टर या एलील है, जो लक्षणों के लिए जिम्मेदार जीन है, वो क्रोमोसोम पर ही पाए जाते हैं। तो 1902 के बाद ये स्पष्ट हो गया कि इनहेरिटेंस का जो यूनिट है, इनहेरिटेंस की इकाई है, आनुवंशिकता की इकाई, फैक्टर बोलो, एलील बोलो या जीन बोलो, एक्चुअली वो क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं।
मैं जो अभी बताया आप लोग को, सेल डिवीजन का स्टडी हुआ, मियोसिस का स्टडी हुआ, गैमेट्स में एक क्रोमोसोम गया, गैमेट्स में एक एक क्रोमोसोम के बाद फिर से फ्यूजन हुआ, जाइगोट बने, जाइगोट में फिर से क्रोमोसोम का जोड़ा बन गया। एक्चुअली जो जीन है वो इन्हीं क्रोमोसोम पर है। इसको कहते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत। इससे पहले वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत नहीं था, गुणसूत्र के बारे में पता नहीं था। इससे पहले था मेंडल के नियम, पता नहीं था कि जीन है, फैक्टर्स हैं, वो कहाँ है। लेकिन अब पता चल गया सटन और बावेरी के बाद। इन्होंने बता दिया कि एक्चुअली इनहेरिटेंस के लिए जो जीन है, जो फैक्टर्स हैं, वो क्रोमोसोम पर ही पाए जाते हैं। क्लियर है? वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत इसे कहते हैं, द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बाय सटन एंड बावेरी। ध्यान देना, क्या है ये सिद्धांत, ये चीज तो आप लोग को समझ में आ गया। क्वेश्चन आता है कि वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने दिया? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, उसे दिया सटन एंड बावेरी ने। क्लियर है? ओके, वॉल्टर सटन एंड थियोडोर बावेरी। क्लियर है? तुम्हारे एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है, उस डायग्राम को अच्छे से समझना है। ओके, चलो मैं आप लोग को एक अच्छा सा एग्जाम्पल से बताता हूं। मान लो ये दो सेल हैं, सेल नंबर 1, दिस इज सेल नंबर 2। ये दो सेल हैं, इनमें मैं स्टडी कर रहा हूं मियोसिस का, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन का स्टडी कर रहा हूं। सबसे पहले ध्यान देना कि इसमें क्रोमोसोम्स हैं। मान लो ये एक गुणसूत्र है, ये दूसरा गुणसूत्र है, ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम, समजात गुणसूत्र हैं, मतलब पहले जोड़े के हैं। मान लो पहले जोड़े के, दूसरे जोड़े के, मतलब ये जोड़े के गुणसूत्र है। ठीक, ये मैंने दूसरे जोड़े के गुणसूत्र बनाया, मैं ये दूसरे जोड़े का गुणसूत्र बना रहा हूं, ये दूसरे जोड़े का गुणसूत्र है, ये भी होमोलोगस है, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है ना, समजात गुणसूत्र है। एग्जाम्पल के लिए ये पहले जोड़े का गुणसूत्र और ये दूसरे जोड़े का गुणसूत्र है। ओके, मैं इसमें सेल डिवीजन कराना चाहता हूं, वो भी मियोसिस। क्लियर? तो मियोसिस होने के लिए आप लोग सेल डिवीजन प्लीज अभी पढ़ लो इसको, लेकिन सेल डिवीजन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। मियोसिस 1 में क्या होता है? सबसे पहले ये सेल मान लो G1 स्टेज में है, ग्रोथ 1 स्टेज में। अब इसको सेल डिवीजन करना है, तो ये सेल डीएनए को डबल करेगी, तभी तो आगे इसका बंटवारा होगा। क्लियर है? डीएनए को, हर एक क्रोमोसोम में डीएनए को डबल करेगी, तभी तो आगे इनका बंटवारा करेगी। तो G1 स्टेज के बाद मान लो कि इसमें S स्टेज आ गया, फिर G2 स्टेज। S का मतलब ऐसा फेज है सेल डिवीजन में जहां पर डीएनए का सिंथेसिस होता है, डीएनए का संश्लेषण होता है, डीएनए की मात्रा हर एक क्रोमोसोम में डबल हो जाती है। देखो, अब इसमें S फेज हो चुका, अब सेल पहुंच चुकी है G2 फेज में। अब G2 फेज में ध्यान देना, G2 फेज में हुआ क्या है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये पहला जोड़ा का क्रोमोसोम, ध्यान देना, ये पहले जोड़े का क्रोमोसोम है। ओके, पहले जोड़े का क्रोमोसोम, पहले जोड़े के क्रोमोसोम में अब क्रोमेटिड
की संख्या दोगुनी हो गई है। देखो 2 क्रोमेटिड नजर आ रहे हैं एक क्रोमोसोम में, एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड नजर आ रहे हैं, ये देखो 2 क्रोमेटिड। वैसे जो दूसरा जोड़ा है क्रोमोसोम का, इसमें भी 2 क्रोमेटिड हो गए। ये देखो दूसरा जोड़ा है क्रोमोसोम का, इसमें भी 2 क्रोमेटिड हो गए। क्लियर है G2 फेज में। G2 फेज के बाद अब सेल है उसमें डिवीजन होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि क्रोमोसोम डबल हो गया। अब इनका बंटवारा करो भाई, ठीक है ना। देखो अब मैं बात करता हूं सेल डिवीजन का अगला फेज, इधर बताऊंगा सेल डिवीजन का नेक्स्ट फेज, एम फेज, मियोसिस फेज। सबसे पहले प्रोफेज होता है, उसके बाद मेटाफेज आता है। क्लियर। देखो मेटाफेज की बात कर रहा हूं मैं, प्लीज समझ में नहीं आ रहा होगा या आप लोग को लग रहा होगा कि ये चीज तो पढ़े नहीं है, तो सेल डिवीजन एक बार जरूर पढ़ लेना। देखो मेटाफेज की बात क्या है, सेल में 2 पोल्स बनते हैं, आधा आधा बंटवारा करना है। होमोलोगस जोड़े में 2 गुणसूत्र हैं, एक गुणसूत्र को एक गैमिट में डालना है, दूसरे गुणसूत्र को दूसरे गैमिट में डालना है। तो होगा क्या कि सेंट्रियोल जो है, सेंट्रियोल ये क्रोमोसोम को आधा आधा बांटने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, आधा आधा बांटने की कोशिश करेंगे। ये सेल का प्लेन है, ये सेल डिवाइड होके 2 सेल बनने वाली है, 2 टुकड़ों में। पहले जो एक सेल थी जिसमें गुणसूत्रों के जोड़े पाए जाते थे, अब गुणसूत्रों के जोड़े में से एक गुणसूत्र इस सेल में लाना है और दूसरा गुणसूत्र इस सेल में लाना है, तभी तो ये दोनों सेल्स जो बनने वाली हैं वो अगुणित बनेंगी। क्लियर है मेरी बात। सुन, मान लो कि पहले जोड़े का ये रेड वाला क्रोमोसोम इस तरफ आने वाला है और पहले जोड़े का ये ग्रीन वाला क्रोमोसोम, पहले जोड़े की बात कर रहा हूं, पहला जोड़ा लिख दूं क्या? चलो, ये पहला जोड़े का क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम का इधर बंटवारा होना है, दूसरा क्रोमोसोम का इधर बंटवारा होना है। दूसरे जोड़े का भी बंटवारा करूं? चलो दूसरे जोड़े का भी बंटवारा करूं। ये देखो ये दूसरे जोड़े का क्रोमोसोम बंटवारा होना शुरू हो गया। जब बीच में इकट्ठा है तो उसको हम कहते हैं मेटाफेज। थोड़ा सा दूर दूर बनाया हूं मैं ताकि अच्छे से दिखे। एक्चुअली ये दोनों पास पास में होते हैं, सेल के बीच प्लेट में इकट्ठे होते हैं, सेंटर में इकट्ठे होते हैं। सेल है तो उसके सेंटर में 2 लाइन में इकट्ठे होते हैं ताकि आधा आधा बंटवारा हो सके। क्लियर है मेटाफेज। देखो अब इस मेटाफेज के बाद एनाफेज, टीलोफेज होगा। चलो मैं बात करता हूं एनाफेज की। पश्चावस्था, पश्चावस्था का क्रोमोसोम बना रहा हूं मैं, यही सेल बना रहा हूं। देखो एनाफेज में ये क्रोमोसोम इधर आ गया और दूसरा क्रोमोसोम इधर आ गया, ठीक है ना। ये क्रोमोसोम इधर आ गया और दूसरा क्रोमोसोम इधर आ गया, डबल क्रोमेटिड वाला। क्लियर है। एनाफेज के बाद टीलोफेज में क्या होगा? टीलोफेज में ये देखो 2 न्यूक्लियस बन गए, 2 न्यूक्लियस बन गए सेल में। क्लियर है। 2 न्यूक्लियस बन गए। एक सेल में ये वाला क्रोमोसोम आया और दूसरे सेल में ये क्रोमोसोम आया। क्लियर। पहला जोड़ा बांट दिया मैंने आधा आधा, एक एक क्रोमोसोम। देखो 2 न्यूक्लियस बने, दोनों न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस हैप्लॉइड और ये न्यूक्लियस हैप्लॉइड। क्लियर। कुछ देर के बाद भाई सेल्स बन जाएंगी। मैं पूरा सेल डिवीजन तो यहाँ पढ़ाऊंगा नहीं, मैं पूरा सेल डिवीजन नहीं पढ़ाऊंगा, मैं डायरेक्ट सेल बना दिया। टीलोफेज के बाद साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन कर दिया, 2 गैमिट्स बना दिया। मान लो मैं 2 गैमिट्स बना दिया। अब इन गैमिट्स में क्रोमोसोम कैसे होंगे? जोड़े का एक एक क्रोमोसोम मिलेगा दोनों को, जोड़े के एक एक फैक्टर या एक एक एलील मिलेंगे। देखो दूसरे क्रोमोसोम की बात करते हैं तो दूसरा क्रोमोसोम का ब्लू वाला इसमें और ब्लैक वाला इसमें। देखो मैंने 2 जोड़ी क्रोमोसोम बनाए और दोनों जोड़ी क्रोमोसोम को 2 गैमिट्स में बांट दिया। जब ये माइक्रोस्कोप में स्टडी करोगे तो ऐसा दिखता है। भाई फैक्टर्स या एलील्स की भी तो यही बात थी। फैक्टर्स भी तो जोड़े में से दोनों फैक्टर अलग अलग होते हैं, सेग्रीगेट होते हैं और गैमिट्स में जाते हैं। गैमिट्स प्योर हुए। देखो
जो पहला गैमिट है और ये दूसरा गैमिट, दो गैमिट्स बनाए हैं मैंने अभी। पहले गैमिट में बोलो पहले जोड़े का कितना क्रोमोसोम, एक। दूसरे जोड़े का कितना क्रोमोसोम, एक। एक क्रोमोसोम में कितने कितने फैक्टर्स, भाई एक क्रोमोसोम में एक ही फैक्टर होगा, तो दूसरा फैक्टर कहाँ है, दूसरे गैमिट में है। क्लियर है मेरी बात, दो गैमिट्स बने। चलो, ये कंडीशन नंबर 1 है, कंडीशन 1। कंडीशन 1 में क्या हुआ कि पहले गैमिट में रेड और ब्लू आए और दूसरे गैमिट में ग्रीन एंड ब्लैक आए। चलो, ऐसा भी तो हो सकता है। बताओ, पहले जोड़े का क्रोमोसोम और दूसरे जोड़े के क्रोमोसोम में कुछ कनेक्शन है क्या, जुड़ा हुआ है क्या? नहीं। हर एक जोड़ा अपने आप में फ्री होता है, हर एक जोड़ा अपने आप में फ्री होता है। कंडीशन नंबर 2 की बात करते हैं। देखो कैसे हो सकता है, मैं कह रहा हूं हर एक जोड़ा अपने आप में फ्री होता है। कंडीशन नंबर 2, ध्यान देना, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 हो सकता है कि रेड वाला क्रोमोसोम इसमें आ जाए, ग्रीन वाला क्रोमोसोम इसमें आ जाए। भाई ये तो पहला कंडीशन बनाने जा रहा हूं, नहीं, ये अलग कंडीशन है, ध्यान देना। पहले क्रोमोसोम, पहले जोड़े के क्रोमोसोम से दूसरे जोड़े के क्रोमोसोम का कोई लेना देना नहीं है। क्रोमोसोम के जोड़े एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है ना, एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि पहले जोड़े का रेड वाला क्रोमोसोम इसमें आया है तो दूसरे जोड़े का ब्लू वाला भी इसमें आएगा, कोई जरूरी नहीं है। दूसरे जोड़े का ब्लैक इसमें आ सकता है। हम क्या कह रहे हैं, समझ रहे हो? पहला जोड़ा का क्रोमोसोम दूसरे जोड़े के क्रोमोसोम से बिल्कुल फ्री है। पहले जोड़े का मैटरनल आया है तो जरूरी नहीं कि दूसरे जोड़े का मैटरनल क्रोमोसोम ही गैमिट में जाएगा, पैटर्नल भी जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि पहला पैटर्नल चला गया, दूसरा मैटरनल आ गया, कुछ भी हो सकता है। देखो इधर, ऐसा हो सकता है। क्लियर है? ठीक है ना। तो ये गैमिट्स कई टाइप के बन गए, 4 टाइप्स के गैमिट बन गए। क्लियर है? देखो, ऐसा भी हो सकता है। कंडीशन नंबर 2 के बाद ये कंडीशन नंबर 3 देखो। कंडीशन नंबर 3 बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक्चुअल में वो कंडीशन नंबर 1 ही है। देखो कैसे। कंडीशन नंबर 3 बोलता है कि ये 2 गैमिट्स बन गए, इसमें ग्रीन वाला फर्स्ट जोड़ा आ गया, फर्स्ट जोड़े का ग्रीन आ गया तो इसमें फर्स्ट जोड़े का रेड आ गया, इसमें सेकंड जोड़े का ब्लू आ गया तो इसमें सेकंड जोड़े का ब्लैक आ गया। क्लियर है? समझे मेरी बात? ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब मियोसिस का ऐसा स्टडी किए तो हमको क्रोमोसोम का पूरा मूवमेंट दिखाई दिया। पहले जोड़े का क्रोमोसोम से दूसरे जोड़े का क्रोमोसोम का कोई संबंध नहीं है, ठीक है ना। पहला जोड़ा का क्रोमोसोम पर यदि कोई फैक्टर है, ध्यान देना, पहले जोड़े के क्रोमोसोम पर मान लो कि कोई फैक्टर है या एलील है, ये पहले जोड़े के क्रोमोसोम पर कोई फैक्टर या एलील है, वो दूसरे जोड़े के क्रोमोसोम पर फैक्टर या एलील से बिल्कुल फ्री होता है, बिल्कुल फ्री है। पहले जोड़े पर मान लो हाइट का जीन है, टी है, कैपिटल टी या स्मॉल टी। दूसरे जोड़े पर मान लो येलो सीड का जीन है, ठीक है ना। तो कैपिटल टी स्मॉल टी मतलब हाइट का जीन और दूसरे जोड़े पर क्रोमोसोम येलो सीड का जीन है, तो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, जुड़े हुए नहीं हैं, एक दूसरे से अलग हैं। हो सकता है कि किसी गैमिट में कैपिटल टी के साथ कैपिटल वाई हो, किसी गैमिट में कैपिटल टी के साथ स्मॉल वाई हो, किसी गैमिट में स्मॉल टी के साथ कैपिटल वाई हो, किसी गैमिट में स्मॉल टी के साथ स्मॉल वाई हो। ये चीज मैं आप लोग को बता चुका हूं कि अगर हम डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात करें, डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात करें, मान लो ये एक कैरेक्टर का जीन और यहां पर दूसरे कैरेक्टर का जीन है, दूसरा कोई फैक्टर है। हम 2 कैरेक्टर्स की बात करें, 2 कैरेक्टर्स अलग अलग क्रोमोसोम पर हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं, एक ही क्रोमोसोम पर नहीं है, तो इनसे जो गैमिट्स बनेंगे वो अलग अलग टाइप के बनेंगे।
एक दूसरे कैरेक्टर से, एक दूसरे लक्षणों से बिल्कुल फ्री होंगे और जाइगोट्स या प्रोजेनी में बिल्कुल फ्री रूप से, स्वतंत्र रूप से गति करेंगे। और F2 जनरेशन में अलग अलग तरह के प्रोजेनी बनेंगे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस है तो 1:2:1, डाई हाइब्रिड क्रॉस है तो 9:3:3:3:1 ऐसा कुछ बनता है। क्लियर है? मैं यहाँ पर आप लोग को क्रोमोसोम का पूरा मूवमेंट बताया। यही मूवमेंट मैं फैक्टर्स या एलील्स के लिए बता चुका हूं मेंडलिज्म में। अब विश्वास हुआ कि एक्चुअल में जो फैक्टर या एलील है वो क्रोमोसोम पर ही पाए जाते हैं। जैसे जैसे क्रोमोसोम का मूवमेंट हो रहा है वैसी वैसी फैक्टर्स या एलील्स का मूवमेंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि फैक्टर्स, एलील्स या जीन क्रोमोसोम पर ही पाए जाते हैं। चाहे फैक्टर्स के मूवमेंट बोलो, एलील्स का मूवमेंट बोलो या क्रोमोसोम का मूवमेंट बोलो, दोनों का मैकेनिज्म एक ही है, क्योंकि क्रोमोसोम पर ही जीन, एलील्स या फैक्टर्स पाए जाते हैं। अब ये प्रूफ हो चुका 1902 में। क्लियर है? दिस इज कॉल्ड एज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। आपके एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया हुआ है वंशागति का गुणसूत्री सिद्धांत, उसको स्टडी करना एक बार। क्लियर है? चलो, लेट्स सी द अदर कंडीशन। दूसरा कंडीशन, पहला कंडीशन में जो अभी आप लोग को बताया, दो होमोलोगस क्रोमोसोम के जोड़े बनाए थे, एक पहला दूसरा जोड़ा क्रोमोसोम। एक लक्षण का जीन पहले क्रोमोसोम पर था, दूसरे लक्षण का जीन दूसरे क्रोमोसोम पर था। क्लियर है? एक जोड़ा दूसरे जोड़े से बिल्कुल स्वतंत्र थे, इसीलिए अलग अलग कॉम्बिनेशंस बन रहे थे। कैपिटल टी के साथ हो सकता है कैपिटल वाई आ जाए, टॉल के साथ येलो आ जाए, ऐसा भी हो सकता है कि टॉल के साथ ग्रीन सीड भी आ जाए, या ड्वार्फ के साथ येलो सीड या ड्वार्फ के साथ ग्रीन सीड, कुछ भी हो सकता है। मतलब अलग अलग कॉम्बिनेशंस इसलिए बनते थे क्योंकि दोनों जीन अलग अलग क्रोमोसोम पर थे। ठीक है ना? अलग अलग जोड़े के क्रोमोसोम पर थे। मान लो, मेरी बात समझना, मान लो कि कोई एक सेल है, दो पेरेंट है मान लो, इनमें कोई गुणसूत्र है, गुणसूत्र का एक जोड़ा, मान लो कि ये पहले जोड़े का गुणसूत्र मैंने बनाया है, ये पहले जोड़े का गुणसूत्र। ठीक है? इस पर एक जीन है टॉल का, मतलब लंबाई का जीन, हाइट का जीन। ठीक है ना? दूसरा जीन मैं बनाने जा रहा हूं, ये दूसरा जीन, ये है पीला बीज बनाने का, कैपिटल वाई का जीन। ठीक है ना? दिस इज जीन फॉर येलो सीड। ऐसा होता नहीं है, मैं आप लोग को समझा रहा हूं, सिर्फ समझाने के पर्पज से मैंने हाइट और सीड कलर का जीन को एक ही क्रोमोसोम पर डाल दिया, एक ही जोड़े के क्रोमोसोम पर, दोनों लक्षणों को, ये दोनों लक्षणों के जीन को एक ही क्रोमोसोम पर मान लो मैंने बना दिया आपको समझाने के लिए। ठीक है ना? मान लो कि ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, या कैपिटल टी ये भी कैपिटल वाई है, और जो दूसरा पेरेंट है वो स्मॉल वाई और स्मॉल वाई वाला है। क्लियर? समझना मेरी बात को। ये दोनों अपने अपने गैमिट्स बनाएंगे, अपने अपने गैमिट्स बनाएंगे। बताओ कितने टाइप के गैमिट बनेंगे? कैपिटल टी कैपिटल वाई, इसका सिर्फ एक ही गैमिट बनेगा। कैपिटल टी कैपिटल वाई का सिर्फ एक ही टाइप का गैमिट बनेगा, टी वाई, और इसका गैमिट टी वाई, इसका भी सिर्फ एक ही टाइप का गैमिट बनेगा। क्लियर है? मेंडलिज्म में पढ़ चुके हो इसको। आगे की बात सुनना, ये F1 जनरेशन जो होगा उसमें कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल वाई स्मॉल वाई होगा। मतलब सारे पौधे होंगे लंबे एंड पीले बीज वाले। क्लियर है?
F2 जनरेशन की बात जब करते हैं हम तो पहले इसके गैमिट्स बना लेते हैं। बताओ गैमिट्स कौन कौन से बनेंगे? दोनों तो एक ही क्रोमोसोम पर है, T और Y जीन दोनों एक ही क्रोमोसोम पर हैं, तो इससे गैमिट्स कौन कौन से बनेंगे? कैपिटल T कैपिटल Y, स्मॉल t स्मॉल y, ऐसे गैमिट्स बनेंगे। तो F2 जनरेशन में अपने को क्या मिलेगा बताओ? F2 जनरेशन में क्या मिलेगा? कैपिटल T कैपिटल Y या फिर कैपिटल T कैपिटल Y स्मॉल y, क्योंकि ये दोनों एक ही क्रोमोसोम पर हैं, ये देखो। या फिर ऐसा हो सकता है कि स्मॉल t स्मॉल y, या फिर हाँ बस इतने ही तो कॉम्बिनेशन बनेंगे। ध्यान देना F2 जनरेशन में कैसा बना, प्लांट्स कैसे बने? टॉल एंड येलो सीड और ये ड्वार्फ एंड ग्रीन सीड। बताओ F2 जनरेशन में टॉल के साथ ग्रीन सीड आया क्या? नहीं आया। ड्वार्फ के साथ येलो सीड आया क्या? नहीं आया। तो एक्चुअली हो क्या रहा है कि अपने पेरेंट के ही कॉम्बिनेशन के हैं, अपने पेरेंट जैसे ही प्रोजेनी बन रहे हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है समझना, इसके पीछे का रीजन ये है कि ये जो टी जीन है, हाइट का जीन और सीड कलर का जीन, वो एक ही क्रोमोसोम पर है, एक ही जोड़े के क्रोमोसोम पर है। जहां कैपिटल टी जाएगा उसके साथ कैपिटल वाई ही जाएगा, स्मॉल वाई जा ही नहीं सकता। क्लियर है ये बात? तो ये जो फिनोमिना है, ये दोनों जीन है वो एक ही क्रोमोसोम पर है, एक ही जोड़े के क्रोमोसोम पर है। इसीलिए जितने भी प्रोजेनी बन रहे हैं वो पेरेंट के जैसे ही बन रहे हैं। मान लो कि ये दोनों जीन अलग अलग जोड़े के क्रोमोसोम पर होते, जब गैमिट्स बनता तो कैपिटल टी स्मॉल वाई भी गैमिट्स बन सकता था, स्मॉल टी कैपिटल वाई वाले भी गैमिट्स बन सकते थे। तो प्रोजेनी अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये चीज आप लोग मेंडलिज्म में पढ़ चुके हो। ये जो स्टडी कर रहा था डिफरेंट कैरेक्टर्स का, ये तो मटर की बात है। मटर में ऐसा होता नहीं है, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए ये बताया हूं। यही स्टडी कर रहे थे मॉर्गन साहब, एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है थॉमस हंट मॉर्गन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्टडी कर रहे थे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो प्रोजेनी बनते हैं उनमें वेरिएशंस का स्टडी कर रहे थे। उन्होंने देखा कि मेंडल कहते थे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मतलब F2 जनरेशन में नए नए कॉम्बिनेशंस, फिनोटाइपिक बात करें तो 3:1 में F2 जनरेशन में आ रहे थे। इन्होंने देखा अरे F2 जनरेशन में तो ये नया कॉम्बिनेशन आ ही नहीं रहा है, F2 जनरेशन में कॉम्बिनेशन नए नहीं आ रहे हैं, बहुत कम आ रहे हैं। F2 जनरेशन में वैसे ही प्रोजेनी बन रहे हैं जैसे कि पेरेंट में हुआ करती थी। ये ऐसा स्टडी कर रहे थे, जो अभी मैं आप लोग को एग्जाम्पल बताया हूँ वैसा ही स्टडी ये कर रहे थे। इनको देखने को मिला कि बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होते, स्वतंत्र रूप से प्रोजेनी में गति करें। ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो स्वतंत्र रूप से प्रोजेनी में गति नहीं करते। थॉमस हंट मॉर्गन ने ऐसा स्टडी किया ड्रोसोफिला पर। ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर पे इन्होंने स्टडी किया और पाया कि इसमें कुछ लक्षण ऐसे हैं जिनका स्वतंत्र अपव्यूहन नहीं होता। तब इनको पता चला कि एक्चुअली जो ये स्टडी कर रहे थे, दो जीन जिनका स्टडी कर रहे थे, दो कैरेक्टर्स, वो एक ही क्रोमोसोम पर थे। ठीक है ना? इन्होंने बताया कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्यों नहीं हुआ। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इसलिए नहीं हुआ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्योंकि दोनों लक्षणों के जीन एक ही जोड़े के क्रोमोसोम पर है। अलग अलग जोड़े के क्रोमोसोम पर होते तो नया नया कॉम्बिनेशंस बनता।
लेकिन दोनों लक्षणों के जीन एक ही क्रोमोसोम पर हैं, इसीलिए अलग अलग कैरेक्टर्स, नए नए लक्षण नहीं मिल रहे हैं। थोड़ा बहुत नए कैरेक्टर आ रहे हैं। हो सकता है कि जीन टूट फूट के, जीन कट के, ये दोनों जीन हैं जो एक ही क्रोमोसोम पर हैं। हो सकता है कि मियोसिस के दौरान, जब मियोसिस होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, तो एक जीन कट के कहीं दूसरे क्रोमोसोम पर जाके जुड़ गई, तो इससे नए लक्षण बनते। ठीक है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देना, ये स्टडी कर रहे थे थॉमस हंट मॉर्गन, या फिर इनको सिर्फ मॉर्गन नाम से जान सकते हो। इन्होंने स्टडी किया ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर पर। इन्होंने बताया कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि दो जीन हैं, टू जीन्स ऑफ टू कैरेक्टर, दो लक्षणों के लिए जो जीन हैं वो सिंगल क्रोमोसोम पर है। दे आर प्रेजेंट ऑन सिंगल क्रोमोसोम। दो जीन के कैरेक्टर सिंगल क्रोमोसोम पर हैं। दोनों जीन एक दूसरे से फ्री नहीं है। ये दोनों, बोथ द जीन्स आर नॉट फ्री फ्रॉम ईच अदर, दे आर प्रेजेंट ऑन सिंगल क्रोमोसोम। दोनों जीन एक दूसरे से फ्री नहीं है, फ्री या इंडिपेंडेंट नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। तो क्या है? जब दो जीन एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है, एक ही क्रोमोसोम पर हैं, तो इसको दो रूपों में बोल सकते हो। कह सकते हो कि दोनों जीन एक दूसरे से फ्री नहीं है, जुड़े हुए हैं। और दूसरी बात, इसी को आप सिंपल से लैंग्वेज में बोल सकते हो, दे आर लिंक्ड, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है ना। लिंक्ड जीन बोला जाता है इसको। दे आर लिंक्ड, एक दूसरे से जुड़े हुए, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है ना। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। मॉर्गन ने बताया कि कुछ लक्षणों के जीन एक ही जोड़े के क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं, अलग अलग क्रोमोसोम पर नहीं पाए जाते। ये जीन एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, इसीलिए प्रोजेनी में, F1 या F2 प्रोजेनी में नए लक्षणों का कॉम्बिनेशन नहीं मिलता। पूर्वजों के समान लक्षण प्राप्त होते हैं। इस थ्योरी को हम कहते हैं थ्योरी ऑफ लिंकेज। ठीक है ना। लिंकेज की थ्योरी, थ्योरी ऑफ लिंकेज। हिंदी में इसको बोला जाता है सहलग्नता। दिस इज कॉल्ड एज सहलग्नता। हिंदी में ज्यादा नहीं, हिंदी और इंग्लिश एक्चुअली दोनों में समझ में आ रहा है। लिंक है या एक साथ लगे हुए हैं, सहलग्नता। तो बताओ, सहलग्नता का सिद्धांत किसने दिया? बाय थॉमस हंट मॉर्गन साहब, थॉमस हंट मॉर्गन ने। ठीक है ना, क्लियर है। दूसरी बात, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किस पर किया? यहां से भी क्वेश्चंस आता है। यह है ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर। ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर, ये है फल मक्खी, फ्रूट फ्लाई, फलों पर पाई जाती है। फल जब सड़ने लगता है तो छोटी छोटी मक्खियां होती हैं, वो है ड्रोसोफिला। क्लियर। ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर पर इन्होंने स्टडी किया। मेंडल जैसे लक्की था, मटर पे एक्सपेरिमेंट किया, वैसे ही मॉर्गन साहब भी बहुत लक्की थे, क्योंकि इन्होंने ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर पर स्टडी किया, फ्रूट फ्लाई या फल मक्खी पर स्टडी किया। कैसे लक्की थे? मेंडल साहब तो मटर पे लक्की इसलिए थे क्योंकि मटर को किसी भी सीजन में उगाओ, कहीं भी उगाओ, साल भर में 4 बार उगाओ। साफ साफ उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स फर्क आते हैं। ये लंबा है, ये बौना है, मतलब कंट्रास्टिंग फीचर थे, बिल्कुल विपर्यासी लक्षण थे उसमें। लक्षणों के जीन अलग अलग क्रोमोसोम पर थे, तो उन्होंने अपना थ्योरी मनगढ़ंत बता दिया और वो सही निकला। ठीक है ना। अब ये थॉमस हंट मॉर्गन साहब फ्रूट फ्लाई पर एक्सपेरिमेंट किए। भाई, फ्रूट फ्लाई की क्या विशेषता थी जो इनको सक्सेस बनाई? ये थ्योरी को इतना जल्दी फाइंड कर लिए, खोज लिए। ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर के कुछ फीचर्स देखो। ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर के कुछ फीचर्स या कुछ लक्षण जो बहुत काम की चीज है, जो इनको काम आया। पहली बात,
ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर है, इनको आर्टिफिशियल मीडियम पे आसानी से पनपाया जा सकता है, इनका ग्रोथ किया जा सकता है, आसानी से ग्रोथ किया जा सकता है। फल मक्खी है, सड़ा फल डाल दो या फिर शुगर सॉल्यूशन डाल दो, उस पर एक मक्खी ला के छोड़ दो, आसानी से जिंदा रह लेती, मरती नहीं है, ठीक है ना। तो आर्टिफिशियल मीडियम पर इसे उगाना आसान है, उगाना नहीं बोल सकते, इसको पालना आसान है, इसको पालना आसान है। दूसरी बात, जैसे मेंडल 3 महीने में मटर का आंसर आ जाता था उनका, तीन महीने में मटर का लाइफ साइकिल खत्म, उनका एक बार का रिजल्ट आ जाता था, साल भर में 4-5 बार रिजल्ट वो अपना निकाल लेते थे। वैसे ही ड्रोसोफिला की बात सुनो, ड्रोसोफिला की लाइफ साइकिल होती है 2 सप्ताह की, मतलब एक एक्सपेरिमेंट करो, 2 सप्ताह में उसका रिजल्ट मिल जाएगा, अच्छी बात है, लाइफ साइकिल कम है। तीसरी बात यह है कि ये जो ड्रोसोफिला है, ड्रोसोफिला ये बहुत बड़े संख्या में अपने प्रोजेनी बनाती है। एक ड्रोसोफिला है वो कितने बच्चे दे सकती है, 100, 50, 200, 1000 अंडे दे सकती है। तो इवैल्यूएशन आसान है, ठीक है ना, जो रिजल्ट है उसको पढ़ना आसान है। लार्ज प्रोजेनी अधिक संख्या में अपनी संतानें उत्पन्न करती है, तो एक्सपेरिमेंट आसान हो जाता है, एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है उसको पढ़ना आसान हो जाता है। चौथी बात यह है कि जो ड्रोसोफिला होती है, ड्रोसोफिला इसका मेल होता है छोटा, मेल छोटा होता है, बड़े पंखों वाला होता है, आसानी से उड़ सकता है, और जो फीमेल है वो होती है लार्ज, मतलब नर और मादा को बहुत आसानी से पहचाना जा सकता है, आसानी से उनका मैटिंग कराया जा सकता है। सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर हैं, जो सेक्स क्रोमोसोम पर लक्षण हैं उनको आसानी से देखा जा सकता है, आसानी से देख सकते थे कि मेल में ही ये लक्षण आते हैं, फीमेल में नहीं आते, फीमेल में कौन कौन से लक्षण आते हैं, मेल में कौन कौन से लक्षण नहीं आते, ये देखना बहुत आसान है, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों के साइज में फर्क होता है, आसानी से पहचाना जा सकता है। ओके, फीमेल बड़ी होती है लेकिन इसके पंख छोटे होते हैं, मेल छोटा होता है लेकिन उसके पंख उसके बॉडी के हिसाब से बड़ा होता है। क्लियर। पांचवी बात जो ड्रोसोफिला स्टडी को आसान बनाता है, ड्रोसोफिला में जो लक्षण होते हैं, बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिनका स्टडी किया जा रहा है, उनको आसानी से पहचाना जा सकता है। बोलोगे सर फल मक्खी तो इतनी छोटी है तो उसके लक्षण को कैसे देखोगे, नंगे आंखों से कैसे देख सकते हो? भाई हमारे पास माइक्रोस्कोप है, तो लक्षणों को देखने के लिए लक्षणों को देखना आसान है, इनमें लक्षणों को देखना आसान है बाय माइक्रोस्कोप। ठीक है ना, सूक्ष्मदर्शी से आसानी से इनके लक्षणों को देखा जा सकता है। तो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं ड्रोसोफिला के जो स्टडी को आसान बनाते हैं। क्लियर। तो ड्रोसोफिला के ये कैरेक्टर्स भी एग्जाम में कई बार से पूछा जा चुका है, तो ड्रोसोफिला के ये लक्षण भी आपको आने चाहिए। क्लियर है? ठीक, पढ़ाई करना। नेक्स्ट लेक्चर में मैं मॉर्गन के लिंकेज की थ्योरी बताऊंगा कि एक्चुअल में लिंकेज होता क्या है। देखो अभी मैंने लिंकेज को बता दिया, लिंकेज के बेसिक्स को समझा दिया। एक्चुअली लिंकेज क्या होता है? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपव्यूहन का उल्टा होता है लिंकेज। नेक्स्ट लेक्चर में मैं लिंकेज को अच्छे से डिटेल से बताऊंगा। ओके, ऑल द बेस्ट।